थोड़ा नॉर्मल हम लोग अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक अगर है, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 1000 रुपया में अगर खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ एक सर्टेन क्वांटिटी में 1000 रुपया में अगर खरीद रहे हैं, कोई भी एबीसी स्टॉक है, तो इसको हम कितना भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है, कितना भी क्वांटिटी खरीदेंगे, और जब इसका दाम बढ़ जाएगा, सपोज कर लेते 5 लिए या 50 लिए, ठीक है, जब इसका दाम 50 रुपया बढ़ गया, वो 5 या 50 हम आराम से बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर, और इसके साथ में एक आता है ऑप्शन, तो वो हमारा फ्यूचर के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट टेक्निकल के बाद हमारा फ्यूचर इसलिए होता है क्योंकि टेक्निकल अगर हम लोग ठीक से करना सीख लेंगे, तो उसके बाद हम फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना हाथ थोड़ा लगा सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं कि सपोज कर लो दो जन है, एक बायर एक सेलर, ठीक है, एक और दोनों गोल्ड का काम करता है, एक गोल्ड मैन्युफैक्चरर है और एक गोल्ड का डीलिंग करता है ना। तो अभी गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, लाख रुपया करके, तो उस एग्जांपल को लेके हम लोग, भाई तुम लोग यार रुक जाओ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तुम लोग बाहर जाके बात करो, रिकॉर्डिंग देख लेना, बाहर चल जाओ। बाहर चल जाओ दोनों, तुम्हारा पैसा नहीं गया है ना, तो उसको जाने दो, ठीक है। देखो ये दो कंपनी है, एक एबीसी और एक XYZ, ये गोल्ड का मैन्युफैक्चरर है और ये गोल्ड का डीलर है, ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। तो ये जो गोल्ड का मैन्युफैक्चरर है, अगर 1 लाख रुपया करके गोल्ड का दाम है, ठीक है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम में हो सकता है कि गोल्ड का दाम कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये क्या किया, 1 लाख रुपया करके अपना गोल्ड बेचने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये सामने वाला क्या है, गोल्ड का डीलर है, ये तो मैन्युफैक्चरर है, ये गोल्ड का गहना वहना सब बना रहा है और ये बेचता होगा किसी और को, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपया करके गोल्ड अपना बेच रहा है, तो खरीदेगा कौन, ये 1 लाख रुपया में क्यों गोल्ड खरीद रहा है, ये क्यों खरीद रहा है, इसको लगता है कि गोल्ड का दाम ऊपर चल जाएगा। कभी भी कोई भी ट्रेडिंग में दो जन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक जन ऊपर का सोचता है और एक जन नीचे का। तो ये बेच रहा है, ये क्या बोला ना कि हम डीलर है, तो एक काम करो, मेरे को 5 किलो का गोल्ड मेरे को दे दो। हम लोग एक बार के लिए मानते हैं 10 ग्राम का प्राइस नहीं है, ये 1 किलो का मैंने वो प्राइस है, तो हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं पर केजी का दाम है। तो अगर ये 5 किलो बेच रहा है, तो कितना मिलेगा इसको, 5 लाख, ठीक है। और ये अगर 5 लाख मैंने 5 किलो खरीद रहा है, तो इसको देना कितना पड़ेगा, 5 लाख, और ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच होगा, है ना। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि एक डेट डिसाइड होता है कि ये लोग जो ये ट्रांजेक्शन का बात किया है, ये एक सर्टेन डेट पे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। सपोज कर लेते हैं आज कितना तारीख है, आज हमारा 6 तारीख में 6 जुलाई है। ये लोग बोला है कि जो हम ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, आज ही 5 लाख लेके तो हम नहीं बैठे हैं, ठीक है। ट्रेडर लोग जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके बीच कोई भी ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मतलब पूरा पैसा हम दे के नहीं करते हैं। उन लोग के बीच क्या होता है कि सर्टेन मनी आज हम दे देते हैं, कुछ जिस दिन आपसे माल लेंगे उस दिन दे देंगे। तो ये लोग क्या किया है कि डिसाइड किया है कि हम लोग इस महीने का 31 तारीख को, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई को ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये 31 जुलाई को कंप्लीट होगा। अब एक बात बताओ, आज ये डेट है और 31 जुलाई तक ये लोग अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा, तो हो सकता है ना कि गोल्ड के दाम में ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए, है ना। अब देखो ये जो डेट डिसाइड हुआ है ना 31 तारीख, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेट, ठीक है, जिस दिन इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये है हमारा डीलिंग डेट, ठीक है ना। अब देखो ये 5 लाख रुपया का सोना बेच दिया है और ये खरीद लिया है। अब इसमें क्या होगा कि जिस दिन ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, इन लोग को 5 लाख रुपया का लेन देन करना है। भाई एक जन 5 लाख लेगा और एक जन देगा। अब ये बात समझो, ये 5 लाख करते वक्त 6 तारीख को ये लोग क्या किया कि एक डिसाइड किया कि 20% आपको अभी देना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपया। हाँ, बिजनेस ऐसे होता है, पूरा एक बार में नहीं होता है। तो 1 लाख रुपया ये लोग आज अपने में लेन देन किया है और इस ट्रांजेक्शन को अभी के लिए सेटल किया है। वो 1 लाख देने की वजह से क्या हुआ पता है, ये 1 लाख देने से क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो क्या हो गया, ऑन हो गया, है ना। अगर मान लो ये 1 लाख रुपया नहीं दिया होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन होता, नहीं होता ना। हो सकता है फ्यूचर डेट में कोई एक डिफॉल्ट कर जाता, है ना। मान लेते हैं कि ये जो बेच रहा था दाम बढ़ गया, तो अभी 1 लाख रुपया दे चुका है, इसलिए ये बाध्य है
कि हमको 5 लाख में ही ट्रांजेक्शन को सेटल करना है। अगर ये 1 लाख रुपए नहीं दिया होता ना, और ये कल गोल्ड का दाम 6 लाख रुपए हो जाता, ये इसके पास आता ही नहीं। ये क्या करता है, मतलब भाई आपको हम नहीं बेचेंगे, हम कोई और देख लेंगे, हम उसको भेज देंगे, तो ये उसको भेज देगा। बट ये 20% का टोकन मनी दे दिया, अगर ये डिफॉल्ट भी कर जाता है तो इस बंदे के पास उसका 1 लाख रुपया तो है, लॉस में है क्या वो कहीं से, माल नहीं लिया लेकिन लाख रुपया तो फ्री का मेरे को मिल गया। तो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिवरेज अमाउंट, ये अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में है। अगर आप ये समझो कि नॉर्मल बिजनेस जैसे होता है ना, अपना शेयर मार्केट भी नॉर्मल बिजनेस की तरह ही है, ठीक है। तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि दो पार्टी मिलते हैं, आपस में म्यूचुअली बैठते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस अमाउंट पे क्या ट्रेड हम लोग को करना है, ठीक है। और जैसे हम लोग टेक्निकल यूज किए थे ना, टेक्निकल में अगर किसी भी चीज का प्राइस निकलते आ रहा है तो वो शायद गोल्ड हो, सिल्वर हो, अगर लैंड का भी चार्ट ऐसा बनता है तो लैंड में भी हम लोग वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर में भी हमारा क्या होगा कि कोई भी अगर स्टॉक हम लोग खोजे हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स का फ्यूचर अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर ट्रेडिंग करने में एक हम लोग को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है, इक्विटी और फ्यूचर ट्रेड करने में। इक्विटी किसको बोल रहे हैं हम, जो हम लोग अभी ट्रेंड लाइन बना के स्टॉक्स खरीदना सीखे थे। आप लोग अगर हम बोलेंगे एक स्टॉक खरीदना, आप खरीद सकते हो? बिल्कुल खरीद सकते हैं, एकदम खरीद सकते हैं, एकदम खरीद सकते हैं। रिलायंस का एक लेना है, एचडीएफसी का एक लेना है, कोई भी XYZ कंपनी एक ले सकते हैं। यहाँ पे एक नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे एक लॉट साइज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आपका होगा, जैसे इन दोनों में 5 किलो का ट्रांजेक्शन हुआ है तो 5 का लॉट हो गया, ठीक है। हो सकता है किसी और के बीच में 20 का हो, वो हम और आप मिलकर डिसाइड करेंगे। हम दोनों अगर डीलर हैं, हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि कितने किलो या कितना लॉट में हम लोग उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर का डेट आया 31 तारीख, और 31 तारीख को एक जन तो पक्का लॉस करेगा, है ना। क्यों लॉस करेगा, ऐसा लग रहा है क्या कि 6 से लेकर 31 तक गोल्ड का दाम थोड़ा भी बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो अब सपोज कर लेते हैं कि ये चीज जो है वो 20,000 रुपए से बढ़ गया, 1,20,000 चला गया, तो 5 किलो में 1 लाख का लॉस तो इस भाई को लग रहा है, क्योंकि ये 5 लाख में बेच चुका है, ठीक है। और ये भाई जो 1 लाख रुपए में खरीदेगा 31 तारीख को, ये अगर अभी भी बेचना चाहे ना तो 1,20,000 में ये बेच सकता है। खरीद लिया है, खरीद के बेच देंगे। तो अगर ये 1,20,000 में खरीद लेगा इससे, और खरीद मैंने ले लिया 31 तारीख को, 1 तारीख को आराम से 20 में बेच 20,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके बेच सकता है। 1 किलो में 20,000 का प्रॉफिट, 5 किलो में 1 लाख का प्रॉफिट, भाई को लॉस हुआ है और इसको हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे हम लोग समझे कि ये लोग गोल्ड का लेन देन किया ही नहीं, ये लोग क्या किया पता है, सिर्फ अपना पैसा का लेन देन कर लिया। और वो पैसा का लेन देन कैसे हुआ, ये इसको क्या बोलता है कि भैया आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, हम आपको गोल्ड नहीं देंगे, आप मेरे से 1 लाख ले लीजिए। पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं मानेगा? देखो हेलो, हाँ जी, हम आज फोन करते हैं आपको, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ पे सबका डिफरेंट ओपिनियन होगा कि ये क्या करेगा। सपोज कर लो इसको 20,000 रुपए करके 5 किलो में प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये बोला आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट किए हैं ना, हम आपको 1 लाख रुपया दे देते हैं। ट्रांजेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कोई बोला नहीं हो सकता है, आप बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, नहीं करते हैं। ये ट्रांजेक्शन हो सकता है या नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। 1 लाख रुपए का ये सोना बेचा था 6 तारीख को, 31 तारीख को जब इन लोग को ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट करना है तो ये जो 20,000 रुपए से बढ़ गया, तो ये भाई को तो लॉस लग रहा है क्योंकि 5 लाख में बेच चुका है। अब उसका दाम हो गया 6 लाख रुपया, तो ये बोला आप मेरे से 5 लाख का सोना नहीं लेके 1 लाख का प्रॉफिट जो आप किए हैं वो प्रॉफिट ले लीजिए। वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये कंफ्यूज है, तुम बोल रहे नहीं हो सकता, ये कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोला नहीं हो सकता। अब देखो क्या गेम है यहाँ पे, ये तो 1 लाख का प्रॉफिट ही किया है ना। अगर ये गोल्ड अपने पास लेके जाता है तो इसको गोल्ड रखने का झमेला है, उसके बाद क्या है, गोल्ड चोरी भी हो सकता है, सेफ्टी इशू भी है ना, कि चला जाए। हम यहाँ पे होते तो हम बोलते भाई 1 लाख रुपया दे दो, है ना, कि 1 लाख का हमको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में हमारा क्या होता है, 2 तरीके का सेटलमेंट होता है। इन दोनों को भी सेटलमेंट ही तो हो रहा है ना 31 तारीख को। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में 2 तरह का सेटलमेंट होता है, एक होता है कैश सेटलमेंट और दूसरा होता है फिजिकल सेटलमेंट। तो दोनों पॉसिबल है। ये जो बोल रही है कि हम सोना लेते हैं पॉसिबल है, उसको बोलते हैं फिजिकल सेटलमेंट। क्यों फिजिकल सेटलमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे फिजिकली जो सामान है वो मेरे को मिल रहा है, ठीक है। और कैश सेटलमेंट में क्या हो रहा है कि जो इनके बीच का प्रॉफिट और लॉस निकल के आ रहा है, ये बोला हम 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट देके खत्म हो गया झमेला। अभी चीज को इस तरीके से समझो, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दिया,
इसको 1 लाख का लॉस हुआ है क्योंकि ये पहले बेच चुका है, बाद में सोना का दाम बढ़ गया है। और इसको 1 लाख में ये खरीदा था, आज 1,20,000 हो गया है, तो इसको 20,000 रुपया करके 5 किलो में 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ है। अब देखो इसमें एक मैजिक दिखेगा, ठीक है। ये जो एबीसी है और ये XYZ, ये जो कंपनी है, एक गोल्ड का डीलर है और एक गोल्ड का मैन्युफैक्चरर है। हम क्या बोले कि जब ये लोग 6 तारीख को ट्रांजेक्शन कर रहा था तो सिर्फ 20% का टोकन मनी ये लोग दिया था। 5 लाख रुपया कोई दिया लिया था? कोई नहीं दिया था। ये बंदा 1 लाख रुपया क्या किया था? मैन्युफैक्चरर है तो ये लिया था और ये दिया था 1 लाख। इन लोगों के बीच में 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ था। सिर्फ 20% से ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। किसी को 5 लाख रुपया नहीं पे करना पड़ा। तो जब ये 20% 1 लाख रुपया हुआ, ठीक है, और इन लोगों को 1 लाख रुपया का लेन देन करके एक बंदा कितना का प्रॉफिट किया है? 1 लाख का प्रॉफिट किया। नहीं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% दिया था। हम तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को पकड़ेंगे ना, 1 किलो को नहीं पकड़ रहे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये जब 1 लाख रुपया ही दिया था और ये 1 लाख रुपया का प्रॉफिट किया है तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? 20%, 100%। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त जो 20% दिया है वो 5 लाख का 20% दिया है, मतलब वो 1 लाख रुपया देके 6 तारीख को ट्रांजेक्शन किया है और 31 तारीख तक आते आते उसको 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो जब ये 1 लाख रुपया देके ही मतलब ट्रांजेक्शन में एंटर किया था और 31 तारीख को 1 लाख रुपया का प्रॉफिट कर रहा है तो इसका 100% प्रॉफिट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम एक स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर ये गोल्ड ही खरीदा होता, ठीक है ना, तो गोल्ड खरीदते वक्त ये लोग 6 तारीख को ही लेन देन अगर कर लेता तो एक पार्टी को 31 तारीख को फायदा तो हो जाता। अगर दाम बढ़ता तो एक पार्टी को 31 को फायदा हो जाता। तो उस वक्त ये लोग ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपया लेके एंटर करता। अगर ये लोग पूरा पैसा देता, कोई टोकन मनी नहीं है बीच में, 5 लाख रुपया देके ट्रेड में एंटर किया है और 31 तारीख तक आते आते तो उसमें से 1 लाख रुपया लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो ये कितना परसेंटेज होता? 20%। 31 तारीख तक आते आते एक पार्टी को 1 लाख रुपया मतलब 20% का फायदा होता। 5 लाख रुपया लगाया है और 1 लाख रुपया कमाया है। बट मैजिक क्या हुआ, ये लोग 20% में गेम किया और प्रॉफिट का जो परसेंटेज हो गया वो 100 हो गया। ये डाउट है? इन्वेस्टेड मनी का 100% मिल गया। कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं देना पड़ा। ये लोग क्या सेटलमेंट किया? क्या सेटलमेंट हुआ? इसीलिए किसी को 1 रुपया लेना देना नहीं पड़ा। सिर्फ ये लोग का जो प्रॉफिट था, एक जन लॉस किया दे दिया, एक जन प्रॉफिट किया, सामने वालों को 1 लाख रुपया का प्रॉफिट मिल गया। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? यही है कि हम एक सर्टेन अमाउंट की 20% 10% का लिवरेज पे करते हैं और उसके बदले 100% का एक्सपोजर मिलता है ना। कोई भी सामान आज अगर मान लो ये बोर्ड ही हमको खरीदना है और ये बोर्ड हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इस बोर्ड का हम डीलिंग करते हैं, ना कि हम पर्पस मेरा है कंजम्पशन, हम अपने यूज के लिए नहीं खरीद रहे। ऐसा 10 बोर्ड हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। अब हम नॉर्मली समझ लेते हैं जिससे हम खरीदते हैं इसका दाम 100 रुपया था, ये नहीं आई थी तो इसलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका दाम अगर 100 रुपया था और हम क्या किए 100 रुपया में खरीदे हैं, लेकिन बोले आज नहीं लेंगे आपसे, हम लेंगे 1 महीना बाद, ठीक है ना। 1 महीने बाद इसका दाम कितना हो गया? 120 हो गया। हम बोले भैया आप ये क्या देंगे, 20 रुपया करके जितना माल हम लिए उसका प्रॉफिट मेरे को दे दीजिए। और उस समय हम उसको 20-20 रुपया करके दिए थे। सपोज करके 100 था, 20 रुपया करके दिए थे, 5 ही माल था तो 20 × 5 100 रुपया देके मेरे को 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया। 100% हम प्रॉफिट यहाँ पे एंजॉय किए हैं। और यही अगर हम इक्विटी में करते तो क्या होता? अब हम लोग इसको रिलायंस के एग्जांपल समझते हैं। रिलायंस हमारा सबसे अच्छा, सबको पता है, इसीलिए इसका एग्जांपल हमेशा लेते हैं। आज इसका नियर अबाउट इतना रुपया करके दाम चल रहा है, ठीक है। अब एनएससी इसका लॉट को क्या किया है, एक डिफाइन कर दिया है कि इसका एक लॉट साइज होगा जो कि 150 का है, शायद 300 का है, मेरे को शायद ध्यान नहीं है, एक बार चेक कर लेना। मान लेते हैं कि 150 का है, ठीक है। अगर आप इक्विटी में खरीदते हो, इक्विटी मतलब क्या हुआ? एक शेयर, ठीक है। कितना रुपया लगेगा बताओ? कितना लगेगा? ये इंटू करके बताओ ना। 1400 × 150 कितना लगेगा? ठीक है, रुको उधर ही कर देते हैं। 2,10,000।
1400 लिखे थे ना। मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कितना लगेगा, ये इक्विटी खरीद रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, 2,10,000, ठीक है। ये रिलायंस का अगर हम 150 स्टॉक खरीदेंगे तो मेरे को इतना लगेगा, 2,10,000 रुपया। अब रिलायंस का हम स्टॉक नहीं खरीद के फ्यूचर खरीदते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है, एनएससी इसका लॉट को वो कर दिया है, मतलब कर दिया, कम से कम आपको 150 खरीदना पड़ेगा। हम इसको इक्विटी से कंपेयर करके आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे ही इसमें ज्यादा प्रॉफिट है और इसमें नहीं है। अब हम फ्यूचर पे आते हैं, फ्यूचर में भी इसका दाम इतना ही होगा, फ्यूचर में थोड़ा सा दाम ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप इतना बड़ा लिवरेज को एंजॉय कर रहे हो, इसलिए उसके लिए आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फ्यूचर का दाम थोड़ा इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसके बदले आपको एक लिवरेज मिलेगा। तो जो इक्विटी हम लोग 1400 का खरीद रहे हैं, फ्यूचर मार्केट में वो 1410 का मिलेगा। पूरा एनालिसिस सेम होगा, जो हम लोग फ्यूचर ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सीखे, सब कुछ सेम होगा। सपोर्ट पे है, आप सोचे कि हम रिलायंस खरीदेंगे, रिलायंस का स्टॉक और रिलायंस का फ्यूचर, ये दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। यहां भी हमको कम से कम 150 लेना होगा, ठीक है। तो अब देखो, ऑब्वियसली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में ये पूरा पैसा देके अगर खरीदते तो इससे ज्यादा लगता है, क्योंकि 10 रुपए ज्यादा है ना। तो 10 इंटू 150, 1,500, तो ये अमाउंट में 1,500 ऐड हो जाएगा कम से कम, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी बोलेगा हमको कि भैया ये खरीदना ज्यादा अच्छा है क्योंकि 1,500 रुपया कम मेरा लग रहा है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि ये करते वक्त आपको क्या बोलेगा पता है, स्टॉक एक्सचेंज जो हम लोग का एनएससी है, कि आप 20% देके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका 20% कितना होगा, मान लेते हैं एक बार के लिए राउंड फिगर 42,000, ठीक है। अब देखो, रिलायंस का अगर हमको 150 क्वांटिटी स्टॉक खरीदना पड़ता तो 2,10,000 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम फ्यूचर खरीदने जाएंगे तो कितना में खरीद लेंगे, 42,000 में। अब ये मान लेते हैं कि 3 सिनेरियो को हम पकड़ते हैं, ठीक है ना। 3 सिनेरियो मेरा क्या है कि पहला बात, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, स्टॉक का प्राइस सेम जगह पे रह गया, और स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया। तो सेम जगह पे तो कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा, बट मान लेते हैं ऊपर और नीचे चला गया। अगर ये स्टॉक का प्राइस यहां से 50 रुपया ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा, 50 इंटू 150, बताओ, 7,000, 7,500 का मेरे को प्रॉफिट है, ठीक है। अगर हम यहां भी घुसे होते तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 7,500, और हम इस ट्रेड में भी हैं तो यहां भी मेरा प्रॉफिट 7,500 है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि 7,500 2,10,000 का कितना परसेंट है, कोई कैलकुलेट कर पाएगा। हम 7,500 कमाए हैं, इतना रुपया लगा के, तो कितना परसेंट का हम प्रॉफिट किए हैं, 28, कितना आ रहा है, 20%, पक्का सोच के देखो, 20% हो सकता है। 2,10,000 रुपये हम लगाए हैं, उसका 10% ही 21,000 होगा, ये तो 7.5 है। नियर अबाउट ये 3 से 4% के बीच आएगा, ठीक है। ये 3 से 4% के बीच आएगा। क्या हुआ, खड़ा क्यों हो गया, अच्छा ये हाँ 3.5, तो 3 से 4% के बीच आएगा, ठीक है। तो हम 2,10,000 रुपया लगाएं और मेरे को 3 से 4% के बीच का एक प्रॉफिट हुआ है, लाइक 3.5 अगर हम पकड़े, 3.5%। अब यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करो कि हम 42,000 रुपया लगाए थे और हम 7,500 रुपया कमाए हैं, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, %18, 18%। ये लोग खड़ा हम बता ही नहीं पाते, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे आया 18%। हम लोग ये क्या ट्रेड किए, फ्यूचर, उसको उधर रख दो। ये हम लोग फ्यूचर ट्रेड किए हैं, तो इसमें मेरे को 18% का प्रॉफिट हुआ है। ये हम लोग इक्विटी खरीदे हैं, तो यहाँ पे हमको 3.5 से 4% का प्रॉफिट हुआ है। कौन सा ट्रेड ज्यादा अच्छा लग रहा है, फ्यूचर वाला लग रहा है, ठीक है।
फ्यूचर वाला मेरे को रिटर्न ज्यादा निकल के आ रहा है, इसीलिए फ्यूचर ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर लॉस होता तो ये वाला अच्छा लग रहा है कि 2,10,000 रुपया लगाया है। सही करेंगे ना सर? हाँ, एनालिसिस सही करेंगे। एनालिसिस सही करेंगे। देखो सब कुछ बढ़िया रहा तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर खराब रहा तो ये वाला अच्छा है भाई कि 2,10,000 रुपया लगा के मेरे को 3-4% का ही लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट किस वे में चलता है कि ये आपको मैंने क्या बोला। हाँ, तो ये हम लोग को मेरा माइंडसेट, मेरा एनालिसिस ये बताएगा, ये बताने का कोशिश करेगा। अगर मान लो कोई ट्रेड लेने में कोई ट्रेड हम लोग अगर ले रहे हैं और हमारा कन्विक्शन बहुत अच्छा है, कन्विक्शन मतलब क्या है, हमारा एनालिसिस बहुत अच्छा है और हम 70 देखो 100% किसी ट्रेड में श्योरिटी नहीं आएगा कि 100% हम श्योर है ये मेरे को प्रॉफिट देगा, बट 60-70% भी हमको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉफिट दे सकता है तो कौन सा ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा है, फ्यूचर ट्रेड करना है। बट अगर डाउट लग रहा है कि नहीं ये पैसा दे भी सकता है नहीं भी, तो ये अच्छा है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग करने का डिसएडवांटेज क्या है, कोई बता सकेगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने का डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो हम बताएं, डिसएडवांटेज क्या है? सर ऊपर नुकसान हुआ है वो इंट्राडे दोनों इंट्राडे मान लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें फ्यूचर में रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा है। अच्छा, हमको तो उल्टा लगता है। ठीक है, हमको डिसएडवांटेज हम पूछे और तुम बोले रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा है, वो तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज बताओ, एनालिसिस नहीं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, रिलायंस फ्यूचर ट्रेड करने का? चलो ठीक है, नहीं इसमें होगा 2,10,000 के हिसाब से नेगेटिव, बट इसमें जो नेगेटिव होगा 42,000 के हिसाब से होगा, क्योंकि पे तो तुम 20% ही कर रहे हो ना। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग अभी तक सबको एडवांटेजेस दिख रहा है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ये तो अच्छा है भाई कि 42,000 लगाए 7.5 है, 18% है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तुम बताओ कोई डिसएडवांटेज? वो तो है नहीं, क्या होगा? अमाउंट में तो लॉस सेम ही है, परसेंटेज टर्म में ज्यादा है। मेरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रिटर्न क्या है। ठीक है ना, कभी भी ये अमाउंट के हिसाब से नहीं दिखता है, कभी भी परसेंटेज के हिसाब से देखना है कि क्या है नहीं है। डिसएडवांटेज इसका क्या है पता है? आंख के सामने दिख रहा है और कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे हम चाहे 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, यहाँ नहीं खरीद सकते। हम यहाँ पे क्या बोले कि एनएसए डिसाइड करता है कि इसका लॉट साइज क्या होगा फ्यूचर का, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर का 2 स्टॉक लेंगे, नहीं पॉसिबल है। फ्यूचर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, आपको रिलायंस अच्छा लग रहा है, आपके पास क्या हुआ, इसमें अगर आपके पास 14,000 रुपया है तो रिलायंस का 10 स्टॉक खरीद सकते हो, लेकिन 14,000 रुपया आप फ्यूचर में एंटर भी नहीं कर सकते हो। मतलब वहाँ पे वो 150 फिक्स नहीं है। कौन सा? 150 इक्विटी में तो आप कुछ भी शेयर खरीद सकते हो ना। मेरे पास एक खरीदने का मन है, हम एक खरीदेंगे, 100 खरीदने का मन है 100 खरीदेंगे। बट फ्यूचर में क्या होगा कि एक नहीं खरीद सकते आप। वो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, वो लोग डिसाइड किया है कि इसका जितना का लॉट साइज है, इसको स्टैंडर्ड लॉट साइज बोलते हैं, और ये डिसाइड कौन करता है? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज इसका जो स्टैंडर्ड लॉट साइज है वो 150 का रखा है, तो आप 150 के नीचे नहीं ले सकते हैं, आपको 150 ही लेना होगा। ये डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा क्या? जैसे वो 1400 हाँ, इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये हमेशा प्रीमियम में मिलता है। प्रीमियम मतलब क्या हुआ, वो प्राइस का जो डिफरेंस है ये हमेशा आपको प्रीमियम में दिखेगा। तीसरा डिसएडवांटेज और है, बताओ। खोजने के लिए 10 खोज सकती हो। तीसरा क्या हो सकता है? वो भी है, बताते ये लोग को बताए नहीं, इसीलिए। देखो तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये है ना कि आपका परसेंटेज ऑफ लॉस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट वे में तो समझ लिए वो एडवांटेज में, बट डिसएडवांटेज में जाएंगे तो लॉस को भी देखना पड़ेगा। तो लॉस परसेंटेज वे में मेरा ज्यादा हो जाएगा। अभी सपोज करो तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 रुपया है, सिर्फ 50,000 रुपया, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए नहीं है। 2,10,000 होगा वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, बट 50,000 जिसके पास वो ये तो कर सकता है। बट अगर 50,000 में उसको इतना का लॉस लग गया तो उसका कैपिटल 40-42,000 का बच जाएगा। ऐसा 2 लॉस अगर वो ले लिया तो उसका कैपिटल खत्म होने के आसपास आ जाएगा। तो उसमें भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकता है। तो हम ये बोले ना कि कम कैपिटल आपके पास हो तो आप ये प्ले करोगे, बट किसी के पास 50,000 है वो ये प्ले कर गया तो उसके लिए डिसएडवांटेज है कि उसका 7,500 करके ऐसा 2 ट्रेड में चला गया तो उसका कैपिटल सीधा 35 पे आ जाएगा 50 से।
तो ये मान लो आप सीख लिए हो और कल को आप लोग सोचोगे कि 50,000 60,000 का कैपिटल जिसको हम स्टार्ट कर देते हैं, तो मत करना। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा कैपिटल आप ज्यादा रखोगे। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये क्या करता है ना ब्रोकर, अब इस चीज को थोड़ा समझना है, इसको M2M का हम लोग कल कैलकुलेशन बोलते हैं। क्या होता है, ये 42,000 है लग रहा है अभी। अभी क्या हो गया कि रिलायंस 1410 रुपया पे था और आप क्या किए, 150 शेयर इसका खरीद लिए हो, ठीक है, और आपको लॉस लग रहा है 7,500 का, ठीक है ना। तो ब्रोकर उस वक्त आपको क्या बोलेगा कि आप 50,000 रुपया लेकर ट्रेड कर रहे हो ना, आपका 7,500 रुपया लॉस लग रहा है, मतलब आपका कैपिटल 42,000 तक आ गया है ना। कैपिटल लगभग 42,000 के पास आ गया है। सेबी जो है, सेबी कौन है, अपना रेगुलेटर है ना, वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन के लिए वहां बैठा हुआ है कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो। तो वो क्या है ना, ब्रोकर को बोल के रखा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग उसी को करने देना जिसके पास थोड़ा कैपिटल ज्यादा हो। कम कैपिटल जहां हो उसको बार बार बोलते रहना कि आप अपना कैपिटल को पुश करो थोड़ा आगे। तो मान लो कि सेबी ये बोल के रखा है कि कम से कम आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपया आप होगा, तभी आप इस ट्रेड को कर सकते हो, ठीक है ना। अभी तो 7,500 के लॉस की वजह से आपका कैपिटल कितना हो गया, 42,000। तो ब्रोकर फिर से आपको कॉल करेगा कि भैया यहाँ पे 8,000 ऐड करो, क्योंकि नहीं तो मेरे को ये सेबी वाला लोग बार बार बोलेगा कि इसके पास 50,000 से कम है, तुम फ्यूचर क्यों करने दिया। और अगर 8,000 तुम नहीं करते हो लॉस, मतलब ऐड नहीं करते हो, और ये तुमको लॉस क्यों लग रहा होगा, 14 से 10 से नीचे आ गया होगा शेयर, तभी लॉस लग रहा होगा, हम बाई किए हैं। अगर आप लोग ये 8,000 को टाइम पे ऐड नहीं करते हो, तो ब्रोकर उस वक्त आपका जो भी लॉस चल रहा होगा वो खुद से बुक करवा देगा। हाँ, वो खुद से आपका जो ट्रेड है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है ट्रेड को खत्म कर देना। अगर आप सेल की हो तो बाय करके खत्म करेगा, बाय की हो तो सेल करके खत्म करेगा, ठीक है, खुद से करेगा। क्योंकि उसको बोला गया है कि कम से कम 50,000 का कैपिटल उसके अकाउंट में होना चाहिए, और लॉस की वजह से आपका कैपिटल कम हो रहा है। आप अभी लॉस नहीं बुक किए हो सकता है कि वो घूम के फिर से आपको 50,000 का प्रॉफिट दे देता, बट एट अ टाइम आपके पास कम से कम 50,000 का कैपिटल होना चाहिए। आपका ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में तो ऑब्वियसली कैपिटल नहीं कमेगा, तो मांगेगा भी नहीं ब्रोकर, लेकिन लॉस में मांगेगा। तो लॉस में वो क्या बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग M2M, मार्क टू मार्क, M2M, मार्क टू मार्क। मतलब अगर सेबी बोल के रखा है 50,000 तो भाई 50,000, उसको हम चार्ज भी नहीं करेंगे, मार्क टू मार्क। आप बार बार यहाँ पे टॉपअप करो। अगर मान लो 20,000 का लॉस चल रहा है और 50,000 का आपका जो कैपिटल था वो 30,000 पे आ गया है, तो बार बार आपको ब्रोकर फोन करेगा, भैया 20,000 डालो वरना 20,000 का लॉस बुक कर लेंगे आपका, क्योंकि हमको मना किया गया है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज सबसे बड़ा पता है क्या है, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग फ्यूचर में घुसते हैं ना, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है, एक एक्सपायरी डेट होता है। ये आप अगर खरीदे हो ना, तो ये आप जिंदगी भर अपने पास रख सकते हो, जिंदगी भर। नहीं, आप चाहो तो इंट्राडे में बेचो। अगर आप रिलायंस का कोई स्टॉक खरीदे हो और आप चाहते हो हमको जिंदगी भर होल्ड करना, कर सकते हो कि नहीं, एज ए इन्वेस्टर कर सकते हैं कि नहीं। एज ए इन्वेस्टर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग शेयर्स खरीदेंगे, है ना। तो अगर मान लो इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं ना, फ्यूचर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते हैं, कि इसका एक एक्सपायरी डेट होता है, और वो एक्सपायरी डेट क्या होता है पता है, तुम बताओ तो तुमको तो पता होगा क्या इसका। मतलब जैसे कि मंथ एंड पे होता है या कोई स्पेसिफिक है, हाँ वीकली भी होता है, जैसे फ्यूचर वीकली नहीं होता है, ऑप्शन वीकली होता है, हाँ सर वीकली ऑप्शन होता है, फ्यूचर नहीं होता है। होता है। फ्यूचर का एक्सपायरी कब होता है, मंथ एंड होता है 25 तारीख को नहीं, हर महीने का लास्ट थर्सडे को फ्यूचर एक्सपायर कर जाएगा, हर महीने का लास्ट थर्सडे, ठीक है। अगर वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो अंडर है, वो हर महीने का लास्ट ट्यूसडे को, मंगलवार को, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम लेके रखे हैं 1410 रुपया, और सपोज कर लेते हैं आज क्या है, आज है 7 तारीख, ठीक है ना। कैलेंडर खोल के देख लो, 31 तारीख लास्ट थर्सडे है जुलाई का, ठीक है। 31 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। अब मान लो कि 31 तारीख को इसका दाम ही नहीं बढ़ा, ये 1410 का जो फ्यूचर है 31 तारीख को इसका दाम नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, हाँ खत्म, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर आपका। तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो कैश सेटलमेंट होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी एक चीज को सपोज करो, आप 31 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट से जैसे यहाँ पे एग्जिट हो गए, आप नहीं भी चाहोगे तो आपको ब्रोकर निकाल देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर हो गया, हो गया। अब 1 तारीख को क्या हुआ, यही वाला स्टॉक 50 रुपया बढ़ गया, 1 तारीख को, 1 अगस्त, ये 50 रुपया बढ़ गया। तो अब सोचो अगर हम इसमें होते तो हम इसका बेनिफिट ले पाते 50 रुपया बढ़ने का, बट 31 जुलाई को ये एक्सपायर हो गया है, जिसके वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गया है, तो हम अब इस ट्रेड में नहीं है।
तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपायर हो जाता है। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल लो, तब वो तुम जुलाई का नहीं लोगी, तब अगस्त का, तब अगस्त का 28 तारीख को एक्सपायरी है। नहीं डीके होगा, ये वाला 10 रुपये डीके होगा, बताएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो अभी बेसिक्स वाला चीज बता देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये तो फ्यूचर का है ना। अब एक बात आता है, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया है कि इसको आप जिंदगी भर होल्ड कर सकते हो? क्या रीजन है कि इसको जिंदगी भर होल्ड नहीं? FUT जहां लग जाएगा वो फ्यूचर होता है। लास्ट जो FUT ट्रेड किया था तुम बोले फ्यूचर ट्रेड किया तुम, ये FUT कोई भी स्टॉक आप लिखोगे ना, HDFC लिखो तो 2 आएगा, ऐसे करके आप वहां पे सर्च करके देख लो। एक आएगा HDFC बैंक, ठीक है, और दूसरा आएगा HDFC जो बैंक लिखा है उसके बगल में FUT लिखा होगा, ठीक है। जब आप सर्च करोगे तो ये 2 आपको दिखेगा। यहाँ पे आपके पास क्या एडवांटेज है, आप नंबर ऑफ स्टॉक कुछ भी लो, 1 2 5 कुछ भी लो, बट यहाँ पे एक फिक्स किया हुआ है कि अगर 250 किया फिक्स तो वही आप लोगे, है ना। अब हमको इसका आंसर दो कि ये एक्सपायर क्यों हो रहा है और ये एक्सपायर नहीं हो रहा है। ये तो इजी है, नहीं एक्सपायर हो रहा है आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। इसका एक्सपायरी का क्या रीजन है कि एक्सपायर क्यों करना है? हाँ और रीजन लेवरेज ही 20% जो दिया है। देखो ये क्यों एक्सपायर हो जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो लेकर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, लोग बेवकूफ है जो 2,10,000 रुपया दे रहा है, और आप होशियार हो 40,000 रुपया दे के आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लोगे। तो जब इनको एक एडवांटेज मिल रहा है ना कि 40,000 दे के आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाओ, तो एक डिसएडवांटेज भी है कि सिर्फ 1 महीना का ही बात है। 1 महीना के बाद अगर आपको इसमें रहना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को स्विच कर लो अगले महीना में, है ना। और एट अ टाइम हमारे पास जो है, अभी अगर जुलाई का महीना चल रहा है, आपके पास ब्रोकर अकाउंट है अगर, तो अपस्टॉक्स में जाके देख लो, अगर HDFC है तो एट अ टाइम आपके पास जुलाई का फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर और सितंबर का फ्यूचर, ये 3 फ्यूचर आपके पास रहेगा। 3 महीना से ज्यादा का फ्यूचर नहीं हो सकता है। तो अगर आप सपोज कर लो कि आपको ऐसा लगता है कि सितंबर तक इसका प्राइस ऊपर जाने का चांसेस है, तो आप ये नहीं खरीद के ये खरीदोगे, और ज्यादा होगा। ये जो 1410 दिख रहा है ना, तो अगस्त का 1420 और सितंबर का 1430 होगा। 10-10 का बात नहीं है, हम बोल रहे हैं ज्यादा होता है, होने का कुछ भी हो सकता है। हाँ सितंबर का लेके रखो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस 1500 पे चला जाएगा, अगर रिलायंस की बात करते हैं, बट ये टाइम का भी लोग एनालिसिस करते हैं कि 1500 तो जाएगा लेकिन वो सितंबर में जाएगा, तो अब तुम जुलाई में ही ले लिया भाई, तो जुलाई में क्या वो 1410 से 1420 गया, अब फिर से तुमको अगस्त वाला खरीदना पड़ेगा। फिर मान लो कि 1420 से 1450 गया अगस्त एंडिंग तक, तो फिर से तुमको सितंबर वाला बाद में खरीदना पड़ेगा। तो बार बार खरीदने से क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होता है जो हम ब्रोकर को देते हैं, अगर बार बार आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ब्रोकर कुछ लेगा ना भाई, है ना। एग्जिट करोगे तो भी लेगा और एंट्री करोगे तो भी लेगा, दोनों साइड वो लोग लेता है, बाइंग और सेलिंग साइड दोनों साइड लेता है। फिर हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ घुसते हैं ना, एक ही बार ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा। बिल्कुल बेच सकते हो, बिल्कुल। अगर अभी तुम सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट जुलाई में खरीद लिए हो और जुलाई में इसका दाम बढ़ गया तो बिल्कुल बेच सकते हो। कोई तुम तो सोचो कि सितंबर तक बढ़ेगा, पहले बढ़ गया तो अच्छा क्या जा रहा है, मेरा कंफ्यूजन कहाँ है बताओ, नहीं थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा वो इंट्राडे और क्या बोलूं, इंट्राडे और इंट्राडे के लिए होगा क्या फ्यूचर, देखो हम दोनों को इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों को इंट्राडे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या बोले कि रिलायंस का अगर हम एक स्टॉक खरीदेंगे तो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड क्या हो सकता है उसको रखने का, अगर स्टॉक खरीदेंगे मैक्सिमम, इंट्राडे नहीं, मैक्सिमम क्या हो सकता है, स्टॉक खरीद रहे हैं 1 साल, जिंदगी भर तुम जितना दिन जियो उसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने नहीं आएगा, ठीक है। बट हम ये नहीं कर सकते हैं। और इंट्राडे क्या होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्यूरिंग द मार्केट आज ही ऐसा है कि 9:30 से लेकर 3:30 के बीच में ये स्टॉक 1400 से 1410 जा सकता है, आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप ये लो या ये लो, हाँ, बट आप 1400 रुपया में इसका 150 क्वांटिटी लोगे तो ये लगेगा, चाहे आप इंट्राडे में लो चाहे आप 1 महीने के लिए लो। और इसका भी सेम है कि आप चाहे इंट्राडे में लो चाहे आप पूरा जुलाई महीना तक इसको रखो, ये तो 1 ही महीना का कॉन्ट्रैक्ट है, तो भले पूरा जुलाई महीना तक रखो, आपको इतना देना ही पड़ेगा, इतना ही लगेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्यों ज्यादा लग जाता है कि अगर आपका लॉस होने लगा तो ब्रोकर बार बार बोलेगा कि मिनिमम टॉपअप जो अमाउंट है वो आपके पास होना चाहिए। इंट्राडे में एक शेयर लेंगे तो हमको 2,10,000 मिलेगा, नहीं 150 पे हम कैलकुलेशन किए, तुम एक लोगे तो 1400, प्रॉफिट होगा तो 10 रुपया, ठीक है। बट यहाँ पे एक वाला बॉन्डिंग है, यहाँ एक हम नहीं ले सकते हैं,
तो ये जो 1 महीना में एक्सपायर है तो हम जुलाई सितंबर में जो 20 में एक्सपायर नहीं हुआ, 1 महीना तो एक्सपायर हो जाएगा बीच में। समझे नहीं, फिर से बोलो। जैसे ये 20 में एक्सपायर हो जाता है 1 महीना में, हाँ, जुलाई वाला जुलाई के एंड तक खत्म हो जाएगा। हम तो सितंबर से ले तो 20 में रहेंगे, एक्सपायर हो जाएगा तो फिर अगले महीना क्या चालू हो जाएगा। तुम तो सितंबर का लिया है ना, हाँ तुम सितंबर का लिया है तो जुलाई एंडिंग में ये एक्सपायर होगा, ये थोड़े होगा। फोन रिचार्ज करते हो ना 1 मंथ 2 मंथ। हाँ, अब अगस्त में मान लो कि तुम्हारा अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, सितंबर का थोड़े होगा, तुम तो आज ही सितंबर का ले लिया। अब मान लो कि जुलाई अगर एक्सपायर हो गया तो कुछ ऐड भी तो होगा। हम क्या बोले कि एट ए टाइम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास रहता है, 3 महीना, तो जुलाई खत्म हो गया तो 3 महीना कौन सा बचा? अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त एक्सपायर हुआ तो यहाँ नवंबर आ जाएगा। अब सितंबर में खरीदेंगे तो जुलाई अगस्त से कोई मतलब नहीं, जुलाई का सितंबर की लास्ट में सेल होगा। एकदम नहीं, सेल तो तुम अभी भी कर सकती हो, मैक्सिमम तुम सितंबर का लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकती हो। मैक्सिमम होल्डिंग जो होगा वो सितंबर का लास्ट थर्सडे जो होगा, मतलब बाई सेल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हाँ, अब एक चीज और इसका एडवांटेज जो बाय सेल बोली दिमाग में आया, रिलायंस का जो स्टॉक है, अगर हम मान लो पहले हमको ऐसा लगता है कि इसका दाम नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, तो इसको सेल कर सकते हैं। हम लोग शॉर्ट सेलिंग पढ़े हैं, बट शॉर्ट सेलिंग पढ़ते वक्त हम लोग एक चीज पढ़े थे, किसी को सभी याद नहीं होगा, कि रिलायंस का स्टॉक को अगर हम इंट्राडे में सेल करते हैं तो मैक्सिमम मेरा चांसेस पता है इसको होल्डिंग करने का कितना है। रिलायंस का अगर एक स्टॉक आप बेच देते हो तो आप कितना दिन इसको होल्ड कर सकते हो बताओ? इंट्राडे में कुछ अगला दिन तक सेल करके रख सकते हैं। अगर हम मान लो कि कोई स्टॉक बाय किए हैं, हम इंट्राडे बेसिस पे नहीं बाय किए, इंट्राडे को दिमाग से ही निकाल देते हैं, ठीक है, हम इस स्टॉक को जैसे वो स्विंग करता है, वो बोला कि भैया हम स्टॉक आज खरीदते हैं 2-5 दिन बाद बेच देते हैं, ठीक है, तो रिलायंस का अगर स्टॉक हम 1400 में खरीदे हैं तो 5 दिन बाद हम उसको बेच सकते हैं, चाहे हम जिंदगी भर रखें, चाहे कल बेचे, चाहे परसों बेचे, बिल्कुल बेच सकते हैं। 5 दिन बाद अगर ये 1420 का हुआ तो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। बट अब सोचो कि रिलायंस का स्टॉक को हम खरीदे नहीं, बेचे हैं, तो अब बेचने के बाद ऐसा हो सकता है कि 3 दिन बाद ये 1350 आ जाए। 3.5 के पहले ही हम लोग खरीदते इसका कहानी यही है, सेलिंग करने। हाँ, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे होता है, शॉर्ट सेलिंग आगे नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि शॉर्ट सेलिंग आगे नहीं हो सकता है? कोई सोचेगा? बताओ। ये स्टॉक हम लोग बाइंग अगर करेंगे, प्लीज समझ लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना बाद में। अगर हम बाइंग करते हैं इस स्टॉक को तो इसका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड अनलिमिटेड हो सकता है, जब तक आप जिंदा रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इसको हम शॉर्ट करते हैं, बेचते हैं, स्टॉक हम बोल रहे हैं, फ्यूचर नहीं बोल रहे, बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्टॉक को अगर हम बेचते हैं तो मैक्सिमम होल्ड सिर्फ आज का 3:30 बजे तक कर सकते हैं। जैसे वो 3:31 होगा ना, ब्रोकर तुम्हारा अपने बेच देगा, बार बार वो वार्निंग देगा कि आप बेच दीजिए, मतलब बेचे तो पहले ही खरीद लीजिए। अगर आप नहीं खरीद रहे हैं तो वो अपने खरीद लेगा। ऐसा क्यों है? क्या रीजन हो सकता है? इक्विटी है ये, तो उसमें 5x का लेवरेज मिलता है। लेवरेज तुमको बाइंग में भी मिलता है, नहीं सर, बाइंग में मिलता है, उसमें मिलता है, इक्विटी बाइंग में भी मिलता है, 5x का। बाइंग में भी मिलता है। ठीक से देखना, कल बाय करना। 5x लीवरेज मिलता है। 5x लीवरेज का मतलब वही 20%, कि अगर आप इंट्राडे में भी कोई स्टॉक अगर खरीद रहे हो, हाँ इंट्राडे में भी अगर आप मान लो 1400 रुपये में कोई स्टॉक अगर खरीद रहे हो ना, तो इस पे आपको 20% ही पे करना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक्स में नहीं है, मैंने बहुत सारा स्टॉक्स है जिसमें मना किया गया, बट 1400 का 20% कितना होता है पे करना? 280 रुपये, ठीक है। तो 280 रुपये लेके आप भी रिलायंस का एक स्टॉक खरीद सकते हो इंट्राडे में, इंट्राडे से बाहर नहीं, सिर्फ इंट्राडे में। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि हम ये क्यों बोले कि ये सेल करके 3:30 बजे के पहले ही बाय करना होगा? क्या रीजन है? दिमाग नहीं दौड़ाता ना कोई? सर याद नहीं नहीं, ये बोली वो चीज इसको याद था, ठीक है। 4-5 दिन इंतजार करता रहेगा। देखो रात को इसके तो मार्केट बोलते हैं कि और डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, 2 रीजन हो सकता है, ठीक है। इसका पहला रीजन हम लोग अगर डिस्कस करें तो डिमांड और सप्लाई पे आते हैं, ठीक है। अगर इसको अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, कि इंट्राडे के बाद भी आप इसको होल्ड कर सकते हो सेल करके, तो एक बात बताओ, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है और वो स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर दे? कर सकता है? आपके पास बहुत पैसा है, सपोज कर लेते लाखों करोड़ों, मैंने लाख करोड़ का ही सिर्फ बात नहीं कर रहे, करोड़ों भी लाखों में, मतलब 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ ऐसा पैसा है, आप रिलायंस का स्टॉक को बेच के बैठ सकते हो। रिलायंस का जितना स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है हम सब बेच दिए, बाद में खरीदेंगे। तो अब एक बात बताओ, इसके वजह से एक आर्टिफिशियल डिमांड माने सप्लाई क्रिएट हुआ कि नहीं मार्केट में? बेच दिया, आर्टिफिशियल सप्लाई है ये। कोई एक ही आदमी आया और जबरदस्ती उसको कुछ खुन्नस से रिलायंस से वो क्या किया कि 1400 रुपए में उसका मैक्सिमम स्टॉक बेच रहा है, लाखों करोड़ रुपया में बेच दिया है ना। तो अब एक बात बताओ, इसका कुछ गलती था? स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा, इसका तो कुछ गलती नहीं था, और वो रोज उठ रहा है और बेच रहा है,
कि हम और इसको बेच बेच के 300 रुपया मिला देंगे, दाम कम जाएगा तो दाम कम जाएगा और वो खरीद लेगा, और हो सकता है कि हम आप में से भी कोई हो जो खरीद ले, ठीक है, पैसा कमा ले। बट रिलायंस कंपनी तो खत्म हो जाएगा, वो स्टॉक जो 1400 का 300 में आ जाए, कंपनी खत्म हो जाएगा भाई। और ये कंपनी खत्म हुआ तो देश हिलने लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है लोग, है ना। तो इसीलिए सिर्फ इंट्राडे अलाउ है कि अगर आपको स्टॉक को इंट्राडे बेचते हो तो आपको इंट्राडे के अंदर 3.5 के अंदर आपको इसको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो इसको बेच के ये लोग वो कर देगा, पैसा कमाने के लिए स्टॉक बेच के कंपनी खत्म करा देगा। एक दिन में भी तो पूरा बेच सकते हैं। नहीं, एक दिन में आप मैक्सिमम बेचोगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन नहीं किए थे, बेसिक्स में छूट गया था ये कॉन्सेप्ट मेरे से, कि 2 तरह का लिमिट होता है, एक होता है तुम्हारा अपर सर्किट मार्केट में और एक होता है लोअर सर्किट, ठीक है, 2 सर्किट मार्केट में होता है। अब ये सर्किट क्या है ना, सेबी क्या किया है कि कोई भी स्टॉक एक दिन में कितना % गिर सकता है या कितना % बढ़ सकता है, उसके ऊपर कैपिंग लगा के रखा है कोई भी एक स्टॉक। ये स्टॉक मैक्सिमम एक दिन में 10% ऊपर जा सकता है और 10% नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कैसे बोलते हैं 100% प्रॉफिट हुआ? एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं होगा, नहीं 100% एक दिन का प्रॉफिट हो सकता है, बट वो फ्यूचर और ऑप्शन में जब हम जाएंगे, फ्यूचर में भी बताने कि 100% प्रॉफिट कैसे हो सकता है, क्योंकि आप सिर्फ 20% का लिवरेज पे कर रहे हो और आपको उतना प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए। बट आप स्टॉक खरीद के अगर रखे हो ना, तो स्टॉक का एक दिन में सिर्फ 10% ये ऊपर जा सकता है या 10% ये नीचे आ सकता है। जिस दिन ये 10% ऊपर जाएगा उसमें एक सर्किट लग जाता है, सर्किट, सॉरी हम एस लिख दिए, इसको सी बोलते हैं ना, है ना, सी से सर्किट होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक दिन में 10% ऊपर जाएगा और उस दिन उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, क्यों? बता रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। और अगर वो नीचे गिरता है तो 10% गिरेगा और उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। नीचे गिरने वाला तो ऑब्वियस रीजन है कि अगर वो नीचे गिरा और इसको खोल दिया गया तो एक दिन में लोग बेच के कंपनी खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको लोअर सर्किट बोलते हैं। और अपर सर्किट क्या है, ये चीज हम अभी नहीं बताएंगे तुमको कि 10% ऊपर जाने से क्यों बंद किया जाता है, वो जब ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे ना तो उससे ये रिलेट हो जाएगा कि 10% ऊपर जाने की वजह से क्यों बंद किया जाता है। सर बट वो तो नीचे भी काम, सर्किट तो नीचे भी काम करेगा ना, अगर कोई ऐसा रहता जो सेल करने पे अगर रख सकता तो वो तो सर्किट तभी काम करेगा ना। नहीं, समझे नहीं? 20% लोअर सर्किट ना, दूसरा दिन से भी घटा देता उसको तो 10% का हो जाता है, उसके बाद 5%, दूसरा 2%, तो उसके बाद फिर वो और गिरा ही नहीं पाता, उसके बाद तो फिर एक्शन लेता सेबी उसके ऊपर। नहीं, जैसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर हम जो समझे हैं कि आज 10% का नेगेटिव सर्किट उसमें लग गया है, कल फिर खुला मार्केट, भाई फिर बेच दिया, ठीक है, फिर ये अगला दिन और 10% नीचे, ठीक है, परसों खुला ये फिर बेच दिया, ठीक है। बट जब ऐसा होने लगता है ना तो क्या होता है ना कि एक सेबी बैठा है वहां, वो तब फटाफट क्या करेगा ना कि मतलब अपना कमिटी बैठाने लगेगा कि कौन है जो रिलायंस जैसा स्टॉक को बेच रहा है इस तरीके से, पता करो, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर रिलायंस, अडानी ये सब स्टॉक गिरने लगेगा ना तो इंडिया का इकोनॉमी हिलने लगेगा। तो उन लोग जाके उसको पकड़ेगा कि आप ऐसा मत करो, मैंने रीजन होना चाहिए ना बेचने का। तो उसका वो नहीं, ये मैनिपुलेशन कहला जाता है, कहीं भी चीज फेयर होना चाहिए। वो बिजनेस करने बैठा है, वो स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो तो बिजनेस ही कर रहा है, कौन, वो जो बेच रहा है। देखो कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन को बिजनेस करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको हेजिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। क्यों हेजिंग, हम लोग आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है ऐसा। बट सेबी यहाँ पे आएगा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये अनएथिकल तरीका है, किसी तरीके से पैसा कमाना इस तरीके से अनएथिकल है कि एक जन को मार दो और हम पैसा कमाएंगे, ये एथिकल नहीं है। आप एथिकल तरीके से कमाओ, कभी मना नहीं करेगा, ठीक है। वो सेल इंट्राडे में क्यों होता है, मतलब इंट्राडे में सेल करने का, हाँ रखना चाहिए। तो अब यही बात है ना, अगर रख देगा ना तो अगला दिन फिर वो नीचे बेच दिया है ना। केस में भी हो सकता सर, है 10% नीचे होगा, कितना भी ऊपर जा सकता है। एक मिनट उसका सुने तो फिर बता। 1500 करोड़ जितना भी है उससे सेल कर रहा है तो नीचे जा रहा है तो उल्टा नहीं कर सकता, तभी उसका प्रॉफिट आएगा, बाई करेगा तभी तो उसका प्रॉफिट ही होगा। हाँ, तो अगर ऑप्शंस पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि बाइंग में कम प्रॉफिट होता है, पुट में ज्यादा प्रॉफिट होता है। ऑप्शंस पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है, कि क्यों ये लोग नीचे जाने का चांसेस में ज्यादा रहता है। देखो एक बात बताओ मेरे को नॉर्मली एक बात बताओ, हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एफर्ट ज्यादा लगता है या उतरने में? चढ़ने में ज्यादा एफर्ट लगता है। तो यही बात है कि जब मार्केट में शेयर ऊपर चलता है ना तो धीरे धीरे ऊपर जाता है, बट नीचे आने में क्या ना फटाफट ऊपर जाती है फिर बेच दिया हाथ से, तभी उसका प्रॉफिट। ऊपर जाते बेच दिया, तो बेचने को ही तो हम बोल रहे हैं कि बेच के प्रॉफिट करना बहुत इजी है। बेच के फट से स्टॉक नीचे आ सकता है। क्या रीजन है पता है? बेचने में ना लोगों को फियर आ जाता है। आज सपोज कर लो कि रिलायंस का मैक्सिमम होल्डिंग तुम्हारे पास है, तुम सारा बेच दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टॉक नीचे आएगा क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग है उसके पास। बेच दिया, रिलायंस का प्राइस नीचे आया। अब जब तुम मैक्सिमम रखे थे तो मिनिमम कुछ हमारे पास भी था, और हम अगर 1400 रुपए में रिलायंस खरीदे हैं और 1600 में तुम प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो 1600 में ये क्या करेगा कि अपना मैक्सिमम स्टॉक्स को बेचना चालू करेगा, तो स्टॉक 1600 से नीचे आएगा, 1500 आएगा।
हम लोग जैसे जो छोटे इन्वेस्टर है जो ज्यादा पैसा नहीं लगाए हैं वो लोग सोचेंगे यार 1600 से 1500 आके हम लोग भी निकल जाते हैं, 100 का तो प्रॉफिट आ रहा है। तो ये फियर फैक्टर काम करता है जब नीचे आता है तो। बट ऊपर जाता है ना तो फियर फैक्टर उतना नहीं रहता है, ऊपर जाने में तो अच्छा है, प्रॉफिट और रुकते हैं थोड़ा देर तो वो होता है, ठीक है ना। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट की वजह से हमारा क्या होगा, रिलायंस का स्टॉक अगर आप कोई बेचे हो तो उसको इंट्राडे में ही आपको बाय करना पड़ता है। तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। सर 10% भी ऊपर जाएगा वो तो ये 10% और 20% जो है ना ये हमारा एनएससी डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक का क्या लिमिट होगा। तो ये सब में ये 10% नहीं है, किसी में 5% है, किसी में 20% भी है। आप तो बोले कितना भी ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते इंट्राडे में नहीं जाएगा, ठीक है, इंट्राडे में ही नहीं होगा। हम ये सिर्फ जो बात की इंट्राडे का बात की, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग तुम भी बोली इंट्राडे होता है। डेली आप लोग जो इंट्राडे करते हैं उसमें बस 10% का ही हिसाब से चलते हैं कि 10% ही बने 10%। हम लोग जो इंट्राडे करते हैं ना फ्यूचर और उसमें करते हैं, ऑप्शंस में, इक्विटी में नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या बोले, फ्यूचर में तुम्हारा 100% प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये जो बताया 10% इक्विटी के लिए इक्विटी अलग होता है। हैं स्टॉक के लिए सर सिर्फ स्टॉक। कितना है सर, कितना है आप तो हम लोग को जो सिखाया 2 दिन पहले इंट्राडे वो क्या था? इक्विटी, अभी फ्यूचर बता रहे थे। तो हम क्या बोले कि अगर मान लो कोई स्टॉक आपको ऐसा, आप ऐसा एनालिसिस कर रहे हो, हम लोग नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पढ़े हैं, कंफ्यूजन होगा, अभी ऑप्शंस आने दो ना इसमें कम होगा। ऑप्शन जब आएगा ना हम पक्का बोले 5-6 जन चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आपको पूछ के मालूम है। पूछ लो, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको दिक्कत नहीं है, बट पक्का 5-6 जन सरेंडर हो जाएगा ऑप्शन में कि नहीं हो रहा है। वो नहीं समझोगे तो लॉस है। अभी यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट नॉर्मल, हम लोग यहाँ बाय और यहाँ सेल करते हैं, ये तो बेसिक है, किसी को बताने का जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे एक स्टॉक आया जो रिलायंस का एग्जांपल पकड़ते हैं 1400 रुपया पे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे आ गया, आप यहाँ बेचोगे, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये 1200 है, ये 1200 है, हम लोग यहाँ पे बेचेंगे। हम लोग यहाँ पे जब अगर उसको बेचते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्विटी बेचे हैं, याद रखना वर्ड हम बोले, अगर इक्विटी मतलब स्टॉक बेचे हैं तो इंट्राडे में ही हमको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। स्क्वायर ऑफ मतलब बेचे हैं तो खरीदना पड़ेगा, है ना, खरीदे हैं तो बेचना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ का ये मतलब होता है। तो अगर हम 1400 में बेचे हैं, 3:30 बजे तक अगर ये 1380 आया है तो अभी मेरे को इसको खरीद के अपना ट्रेड को एग्जिट कर लेना पड़ेगा। लेकिन आपका टारगेट तो 1200 का था, आपको जबरदस्ती वो 20 रुपया में ही खुश रहना पड़ा, क्योंकि अलाउ ही नहीं है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओ अगले दिन। तो अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है 1200 तक का टारगेट है तो आप ये बेचोगे। ये बेचने का फायदा क्या है, इसीलिए हम बोले कि अगर आपका टारगेट बड़ा है, आपको पता है इंट्राडे में अचीव नहीं हो सकता है टारगेट, तो आप ये बेचोगे। इसका बेचने का क्या फायदा है, इसका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड कितना है, दिमाग नहीं लग रहा है, 1 महीना। हम क्या बोले, इसका इंट्राडे चल रहा है। अरे ये फ्यूचर का तुम कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो हम रिलायंस को अगर शॉर्ट कर रहे हैं, इक्विटी मतलब स्टॉक, इंट्राडे में हाँ, इंट्राडे में नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा टारगेट ये है, 1400 रुपया गया है, तुम्हारा टारगेट है 1200। अगर तुम इसको बेचती हो, रिलायंस का स्टॉक को बेचती हो, तो मैक्सिमम होल्डिंग क्या हो सकता है, सिर्फ 1 दिन, क्योंकि स्टॉक का सेबी के द्वारा ये बोला गया है कि आप मैक्सिमम 1 दिन में ही उसको मैंने स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, बेचे हो तो खरीद के हटाना पड़ेगा। लेकिन आपका टारगेट है कि 1200 आएगा, आपको पता है कि 1400 का स्टॉक 1200 1 दिन में नहीं आएगा, और रिलायंस जैसा स्टॉक, ठीक है ना। तो अगर मेरे को पता है कि टाइम लगेगा इसको आने में, तो हम इक्विटी बेचेंगे या फ्यूचर बेचेंगे, फ्यूचर इसलिए बेचेंगे क्योंकि यहाँ पे 30 डेज का टाइम होता है और ये सिर्फ 1 दिन का होता है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, अगर आप खरीद रहे हो तब इसको कितना दिन भी होल्ड करो, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो सिर्फ 1 दिन का मैक्सिमम होल्डिंग आप कर सकते हो। लेकिन ये चांसेस 1230 दिन में आने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए अगर मेरा टारगेट लंबा है तो हम फ्यूचर बेचने का सोचेंगे, फ्यूचर को भी ना कि बेच सकते हैं पहले। एकदम बेच सकते हैं, और उसको टाइम भी 1 महीना मिलेगा। एकदम दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं इसमें है। टाइम मिलेगा 1 महीना। किसमें, हाँ, इसमें आपको 1 महीने का टाइम शॉर्ट करते वक्त मिलेगा। तो सर आपके हिसाब से अगर स्टॉक को बेचते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं स्टॉक, मतलब कोई भी शेयर को, तो फ्यूचर ही करना बेटर है? नहीं, वो डिपेंड करेगा आपका टारगेट क्या है, ऊपर से फ्यूचर में आपका पैसा भी ज्यादा लग रहा है। इसका ये नंबर्स और एग्जांपल सेव करके बताइए। बता देते हैं। डाउट अभी बहुत क्रिएट होगा इसमें, तो दौड़ा दौड़ा रहे हैं। तो चल जाए, तुम तो इंटरनेट से कहाँ तक चलेगा?
माथा में इंट्राडे क्यों घुमा के रखी हो माथा में? हम इंट्राडे बेसिस पे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, हम इंट्राडे बेसिस पे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एक साथ सब कुछ घुसना फिर नहीं है। आप इन- इक्विटी और फ्यूचर का बता रहे हैं। हम सिर्फ इक्विटी फ्यूचर बता रहे हैं, हम इंट्राडे बोले ही नहीं। इंट्राडे में लेके चलो। इंट्राडे दिमाग में इंट्राडे को मत रखो, इंट्राडे को निकालो तब क्लियर होगा ये। हम एक बार ही बोलेगा कि इंट्राडे में करेंगे ये सब, तुम दिमाग में अपना इंट्राडे रख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एनालिसिस जो हम लोग अभी ट्रेडिंग वहां पे कर रहे हैं ना, वो टेक्निकल का पार्ट था। तो टेक्निकल में था कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के पेपर ट्रेड करना है इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है ना, वो था हमारा। बट हम फ्यूचर में आ गए, टेक्निकल हमारा खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो अब हमको उस तरीके से समझना पड़ेगा कि किसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखो यहाँ पे नॉर्मली ये एक रेजिस्टेंस हो गया मेरा और ये एक सपोर्ट हो गया। स्टॉक है रिलायंस, ठीक है, ये मेरा 1400 रुपया का रेजिस्टेंस है और ये मेरा 1200 रुपया का सपोर्ट है, ठीक है, RS। अब स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे चलो डोजी कैंडल यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। बेचने का है कि खरीदने का है? रेजिस्टेंस को बेचते हैं। बेचते हैं। दो एग्जांपल लेते हैं, एक रिलायंस का इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर, और दूसरा रिलायंस का फ्यूचर, और यहां पे भी लिख देते हैं जुलाई महीना, जिसका एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होगा, जो कि 31 जुलाई है, ठीक है ना। इसका दाम चल रहा है 1400 रुपया और फ्यूचर हमेशा थोड़ा प्रीमियम में चलता है, तो 1410 रुपया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तुमको लग रहा है कि हमको बेचना है, तो हम बोला इन दोनों ऑप्शन में से तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन बेचने का कौन सा है? क्यों भाई फ्यूचर बेचने का है? देखो तुम्हारा टारगेट जो है वो है लंबा, 200 रुपया का टारगेट है तुम्हारा, 1400 से 1200। जब हम स्टॉक का नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, स्टॉक देखते देखते, तो हमको पता चलेगा रिलायंस बड़ा कंपनी है, वो 200 रुपया एक दिन में नहीं गिरेगा, और मेरा टारगेट लंबा है, तो हम प्रीफर करेंगे इसको बेचने का, क्योंकि इसका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड क्या है? 1 महीना, ठीक है। तो इसको फ्यूचर है ना, ये इक्विटी नहीं। इक्विटी में क्या होता है, आपके पास राइट होता है। इक्विटी हम लोग बेसिकली पढ़े हैं जब, तो कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उनके पास एक राइट है कि वो ओनर ऑफ द कंपनी है। बट फ्यूचर होल्डर के पास ये नहीं है, क्योंकि उनके पास शेयर नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। जो हम लोग सोना का एग्जांपल में पढ़ रहे थे कि उनके पास अभी फिजिकली सोल्ड नहीं आया है, जो गोल्ड है उनके पास वो फिजिकली नहीं आया है। वो लोग क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हुआ तो कैश में सेटलमेंट कर लिए हैं। गोल्ड का ओनरशिप किसके पास है? अभी भी किसी के पास नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन वैसे नहीं किया है। तो यहाँ पे आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, अगर आप स्टॉक खरीदते हो तब आपके पास एक शेयर होल्डिंग राइट आ जाता है। बट ये माने यहाँ पे आपका शेयर होल्डिंग राइट है, यहाँ पे आपका शेयर होल्डिंग राइट नहीं है। ये आप 150 क्वांटिटी भले क्यों ना हो, आप लेके रख लो, बट आपके पास कोई राइट नहीं है, सिर्फ ये कैश सेटलमेंट होगा। कैश सेटलमेंट मतलब 31 तारीख को आपको प्रॉफिट आ रहा होगा तो आपको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, लॉस आ रहा होगा आपसे पैसा ले लिया जाएगा, लेकिन आपको कोई शेयर इसके बदले नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आप शेयर रखे हो, अगर आप बाय करे हो, आप यहाँ पे कंपनी के मालिक हो, आप जिंदगी भर के लिए शेयर होल्ड करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है कि फ्यूचर और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप मालिक नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ आप एक कॉन्ट्रैक्ट एंजॉय कर रहे हो, जिसका पैसा नीचे आने से अगर आप बेचे हो तो बढ़ेगा, पैसा आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने से लॉस होगा अगर आप बेचे हो। अब समझते हैं कि हमको ये वाला एग्जांपल पे आते हैं कि 1400 रुपए में स्टॉक को बेचे हैं और 1200 को मेरा टारगेट है। हमको पता है कि रिलायंस एक दिन में तो 200 रुपए नहीं गिरेगा। और इक्विटी में क्या होता है कि अगर इक्विटी में हम लोग इसको बेचने का कोशिश करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम एक दिन के लिए ही बेच सकते हैं, 3.5 तक हमको इसको बाय करना ही पड़ेगा, कुछ भी प्राइस हो। 1400 रुपए से आपका टारगेट, अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे ना, मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस आप बेचे हो तो 1450 होगा, ठीक है ना। हमारा स्टॉप लॉस अगर हम बेचे हैं तो 1450 का है एसएल, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3:30 बजे तक ये 1420 ही है, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं है, हिट हुआ है, आप लॉस में हो, लेकिन आप एग्जिट कब करते हैं? 1450 में, लेकिन 3:30 बजे तक ये 1420 ही चल रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। क्या रीजन है? मैक्सिमम होल्डिंग 3.5, तो 20 रुपए का लॉस आपको ब्रोकर बुक करा देगा कि भैया आप बुक कर लो, इससे ज्यादा आपका होगा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, आप 1410 में इसको बेचो और 1450 का आपका स्टॉप लॉस है, अगर आज का दिन मार्केट 1430 पे भी क्लोज हो गया तो आपका क्या दिखाएगा कि आज का लॉस आपका 20 × 150 है, क्योंकि इसका लॉट साइज कितने का है? 150 का। और ये अगर 1430 चला गया और आप बेचे हो 1410 में, तो आपका जो गैप है 20 रुपए का है ना। 1410 में बेचे हो, 1450 का स्टॉप लॉस है और आज का दिन खत्म हो रहा है 1430 पे, तो आपको 20 रुपए का लॉस लग रहा है ना। और फ्यूचर में हमारा लॉट साइज डिफाइन है, हम अपने से नहीं कर सकते हैं, तो कितना लॉट साइज है? तो आपको लॉस कितना का लग रहा है? 150 ×
20 3,000 रुपया, 3,000 हो रहा है ना शायद, 3,000 हो रहा है। तो 3,000 का लॉस में आप अगले दिन एंटर करोगे मतलब अब दिन खत्म हो गया, 3,000 का लॉस दिखा रहा है। अगले दिन मार्केट खुला, आपको फिर से ये ट्रेड लेने होने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मॉनिटर करने का जरूरत है। अगर वो 1430 से 1450 की तरफ जाता है तो लॉस बढ़ेगा, है ना। 1430 से अगर वो नीचे वापस से 1400 रुपए पे आ जाएगा तो आपका ये जो लॉस था वो 0 पे आ आएगा, क्योंकि हम 1400 में ही बेचे, 1410 बोलना ठीक रहेगा, ठीक है। वापस से अगर ये 1410 आ गया तो ये 3,000 का जो लॉस जा रहा था वो 0 हो गया, 1450 गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे। अब सपोज कर ले कि तीसरा दिन आता है, ये लिए होते तो 3 दिन तक हम नहीं रह पाते, तीसरा दिन आता है और ये स्टॉक 1380 आ गया, 1410 में बेचे हो 1380 आ गया, तो इसका गैप कितना हो रहा है 30 रुपया का, 30 रुपया इंटू 150 कितना का, इतना का प्रॉफिट में हो। अभी ये क्लियर है एकदम, आप प्रॉफिट में एकदम हट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, 10वां दिन हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक यहां आ गया है 1250, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 160 रुपया का, है ना। और आपका जो लॉट साइज है वो कितना का है 150 का, तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बट अगर हम यहां करते तो डिसएडवांटेज क्या था, इक्विटी में तो एक ही दिन बस एक दिन में कहानी खत्म था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि 1 महीने का हमको मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड मिला है। सर यहाँ पे कुछ 20% का कुछ काम नहीं है, वो जो बाई करने का मिला था। बिल्कुल होगा, हम उसको नहीं समझे थे अभी हम लोग समझे थे, सिर्फ आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि किसको कितना होल्ड करना है। यहाँ पे तो 20% वाला तो है ही कि अगर आप इसको बेचते तो जितना क्वांटिटी बेचोगे उतना रुपया ही आपको लगेगा, बट यहाँ पे क्या है कि आपको 20% में काम खत्म हो जाएगा। 1410 इंटू 150 इतना करना पड़ेगा ना कम से कम। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये 2,11,000 ऐसा कुछ, सॉरी हाँ 11 ऐसा लग रहा था ना, तो इसका 20% देख के आप कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिट एंट्री करोगे, चाहे बेचो चाहे खरीदो, इतना ही तो लग रहा है ना, चाहे बेचो चाहे खरीदो उतना ही लगेगा। क्लियर है ये पक्का? आज कल मिलते फिर अगले हफ्ते, सेल पे होता है कि बाय पे भी होता दोनों में होता है, फ्यूचर सेल बाय कुछ भी। यहाँ पे सेलिंग में थोड़ा लिमिटेशन है। अगर हम सितंबर में लॉट बुक करते हैं, सितंबर का लॉट बुक करते हैं तो उसका जो बंच है बीच का, उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। बीच का बंच मतलब नहीं समझे। तो जुलाई में हम खरीद रहे हैं सितंबर का, अब उसका बीच का जो लॉट है ये जुलाई वाला, नहीं मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि जुलाई अगस्त और सितंबर 150 इसका 150 इसका और 150 इसका, यही ना। अमाउंट जो है अमाउंट जैसे जुलाई में खरीद रहे हैं सितंबर का, देखो बता रहे हैं अमाउंट चल रहा है, जुलाई का इतना चलेगा, अगस्त का इतना चलेगा, सितंबर का इतना चलेगा, शो करेगा ना मुझे। ठीक है। सितंबर का लॉट बुक करते हैं जुलाई, हाँ तो सितंबर का तुम खरीदोगे तो 1430 इंटू 150 देना पड़ेगा। तो बीच का मतलब को नहीं देना ना ना बीच का से क्यों तुमको मतलब है, तुम तो सितंबर एंट्री। ये हम अगर जुलाई का 20 तारीख को भी खरीदेंगे तो मेरा 31 जुलाई को बच जाएगा। हाँ 30 को भी खरीदोगे तो 31 को हट जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम होल्डिंग वही है। हाँ फिर अगस्त कैसे हो जाएगा वो? समझे नहीं, इसको खरीदेंगे तो नहीं 31 को खरीदोगे तो 31 जुलाई को ये खत्म हो जाएगा। 31 को जब आप खरीदोगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, अगस्त वाला लेते हैं। डाउट है एक डाउट, बोलो। ये जो आप स्टॉक का बोल रहे हैं जो बेचने वाला, उसमें भी तो लॉस ही रहेगा। क्यों लौट रहेगा, स्टॉक में तो आप अपने से बेच सकते हो, 1 बेचो 5 बेचो 10 बेचो, एक स्टॉक में तो एडवांटेज पड़े हमें ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं सर? बेचने में, हाँ। स्टॉक बेचने में। हाँ, सर ऑप्शन करो, ऑप्शंस ऑप्शन बेच रहे होगे, स्टॉक थोड़ा है वो। फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग है, स्टॉक अलग है। स्टॉक में आपके पास बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास राइट है ओनर का, फ्यूचर एंड ऑप्शन में राइट वाइट कुछ नहीं होता है। फ्यूचर नहीं बोला, ऑप्शंस हाँ ऑप्शन में ज्यादा लगता है बेचने में। वहाँ पे इक्विटी में हम लोग जितना सेल किया उतना सारा खरीदना पड़ेगा, हम्म। और इसमें हम लोग उसको आधा थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। एकदम। है अगला हफ्ता सैटरडे संडे होगा। नहीं बुधवार ग्रुप में डाल देंगे। हाँ हाँ, सर वो एडिट हम कर देते हैं।